हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू का के थ्रू पूरा सिलेबस का। ठीक है, ये हमारा क्लास नंबर 12 है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 11 क्लास ले लिया है, जिसमें हम लोग लगभग 175 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, क्लास नंबर जो 11वां है, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें कुछ साउंड का इशू है, तो उसको दोबारा से हम रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर देंगे कल। अभी हम लोग क्लास नंबर 12 करते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से देखेंगे। ठीक है, मतलब 100 पहले हो गया था, 75 और हो गया, तो 175 क्वेश्चन तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देखते हैं। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 76 है। ऑलरेडी 100 क्वेश्चन तक हो चुका है, तो 100 और 75 तक हो चुका है, 175 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज सबमरीन प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारत की पनडुब्बी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, दूसरी तरफ है ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट 75 बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इन कोलेबोरेशन विथ फ्रांस। बोला फ्रांस की मदद से हम लोग जो है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं। ठीक है, देखो भारत सरकार जो है प्रोजेक्ट 75 लॉन्च की थी, जिसमें 30 साल का प्लान था लॉन्ग टर्म में, जिसमें हम लोग 6 सबमरीन जो है विदेशी कंपनियों के मदद से बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग फ्रांस की कंपनी का सहारा ले रहे हैं और 6 सबमरीन बना रहे हैं जो स्कॉर्पियन क्लास होगा। ठीक है, जो डीजल पावर्ड होगा, डीजल से चलेगा, न्यूक्लियर पावर नहीं होगा। ठीक है, राइट। और जो नाम है हमारा 6 सबमरीन का, 5 ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं विदेशियों की मदद से। ठीक है, कौन कौन सा बना रहे हैं, तो आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप, 3 का नाम के से है, कलवरी है, करंज है, ठीक है, और खंडेरी है। ठीक है, और 3 का नाम भी से है, वेला, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागसीर। तो टोटल 6 सबमरीन हम लोग बना रहे हैं। 5 ऑलरेडी हम लोग अपने नेवी में अपना लिए हैं और छठा जो है वो कंप्लीट होने के कगार पे है। उसका नाम है प्रोजेक्ट 75। ठीक, तो ये एकदम ठीक है, फ्रांस की मदद से बना रहे हैं। क्वेश्चन उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट 75 आई। 75 इसका आई नाम है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 जो आई है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, सबमरीन बनाएंगे, और वो पूर्ण रूप से जो है वो खुद का बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग जो है विदेशियों के सपोर्ट से उसको बनाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट 75 आई। ठीक है, इसमें भी हम लोग जो है, तो प्रोजेक्ट 75 और 75 आई में ये डिफरेंस है कि प्रोजेक्ट 75 में जो भी हमको एक्सपीरियंस मिला है उससे हम लोग सीखेंगे और नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, इसमें 6 सबमरीन जो हम लोग भारत में बना रहे हैं और विदेशी मटेरियल, विदेशियों से जो है फॉरेन की कंपनियों से हम लोग उसका मटेरियल लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट जो 75 था उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 सबमरीन हम लोग बिल्ड करेंगे विदेशियों की मदद से। उसमें हम लोग ज़्यादातर मतलब सामान जो विदेशियों का यूज करेंगे और मोटा मोटी है, लेकिन उसका जो एडवांस वर्सन है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यूज कर रहे हैं, एआईपी। क्या होता है, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन में हम लोग को फ्यूल के साथ ऑक्सीजन डालना पड़ता है और बार बार जो है उस सबमरीन को सतह पे आना पड़ता है, सरफेस पे, जिसके कारण उसको पकड़ाने का चांस बहुत अधिक है, उसको दुश्मन जो है उसको शूट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबमरीन को कम आना पड़े सतह पे, इसके लिए यूज करते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, जिसमें सबमरीन लंबे समय तक पानी में रह सकता है। अगर न्यूक्लियर पावर हम लोग नहीं बना रहे, अगर न्यूक्लियर पावर बनाएंगे तो बार बार मतलब उसको ऑक्सीजन लेने का जरूरत है ही नहीं। एक बार न्यूक्लियर फ्यूल चलेगा और वो जो है जलता रहेगा पानी के अंदर, वो सबमरीन बिना सतह पे आए जो है वो चलता रहेगा। लेकिन डीजल के लिए हम जो सबमरीन होता है उसको बार बार सतह पे आना पड़ता है। तो बोल रहा है प्रोजेक्ट 75 में कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन इन इंडिया विद डिजाइन सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो वही है, 6 सबमरीन बना रहे हैं और उसमें हम लोग जो है डिजाइन सपोर्ट किससे लेके आएंगे, डिजाइन सपोर्ट लेके आ रहे हैं विदेशी मूल के उपकरण निर्माण कंपनियों से। तो ये जो है वो प्रोजेक्ट सही है। फिर प्रोजेक्ट 76 क्या है, प्रोजेक्ट 76 पूर्ण रूप से देसी टेक्निक है, जिसमें हम लोग खुद के टेक्नोलॉजीज़ की मदद से सबमरीन बनाएंगे इंडिया में, कोई भी विदेशियों का सपोर्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ये नहीं होगा। क्या है ये, 6 सबमरीन बनाना है। ठीक है, 6 या 6 से अधिक सबमरीन बनाना है, मतलब 6 ही बनाना है जो
पूर्ण रूप से भारतीय होगा, कोई भी विदेशियों का सपोर्ट नहीं लेंगे। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन से जो है सही रूप से सुमेलित है, आंसर होगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, भारत इतिहास के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए, निम्न जोड़े पे। एक तरफ है पत्रिका का नाम या न्यूज़पेपर का नाम, दूसरी तरफ है पब्लिश्ड बाय। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल हिलाल, अल हिलाल जो न्यूज़पेपर है उसको अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, 1912 से ये पब्लिश हुआ था। और ये जो है आपका, इसको इंग्लिश में द क्रेसेंट बोलते थे, कलकत्ता से ये होता था। और उर्दू था, कौन सा भाषा में था, उर्दू था, जिसमें जो है ब्रिटिश का निंदा किया जाता था। ठीक है, तो ये ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया, ये सही है। फिर द कॉमरेड, जो द कॉमरेड थे दोस्तों, उसको लेके आए थे मोहम्मद अली जौहर, जिसको मोहम्मद अली के नाम से भी जाना जाता था। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक था, 1911 से 1914 में चला, ये भी ठीक है। इंडियन ओपिनियन, आपको पता है इंडियन ओपिनियन जो है वो गांधी जी का था। ये 1903 में गांधी जी ने जो है साउथ अफ्रीका में लेके आते थे। वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो इंडियंस वहाँ पे रहते थे, उनका जो, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, ठीक है, जातीय आधार पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, जातीय आधार पे या नस्ल के आधार पे, उसके लिए था। एनी बेसेंट का जो न्यूज़पेपर है वो है आपका न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, ठीक है। और वहीं अगर यंग इंडिया का बात करेंगे तो कौन थे वो, गांधी जी थे। ठीक है, और इंडियन ओपिनियन कौन थे, गांधी जी थे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सर्च लाइट जो न्यूज़पेपर था वो किनका था। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 एंड 2। और इंदु प्रकाश किसका था वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेक्कन अग्रेरियन राइट्स ऑफ 1875। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारक, किसके कारण जो है 1875 में दक्कन कृषि दंगों में योगदान दिया, मतलब क्यों हुआ दक्कन राइट। तो डेक्कन राइट जो हुआ था दोस्तों 1875 में हुआ था, पूना महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, क्यों और किन लोगों ने किया था, तो जाहिर सा बात है अग्रेरियन था, मतलब किसान ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि ब्रिटेन का उस प्रशासन के विरोध में किए थे जहाँ पे कि ब्रिटेन जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड कर रहा था। हुआ ये था कि उसी समय अमेरिका में सिविल वार हो गया था। ठीक है, तो जब सिविल वार दोस्तों हुआ तो उसमें क्या हुआ कि सिविल वार कब हुआ आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और साउथ अमेरिका के बीच में गृह युद्ध हुआ। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका जो था वो आपका इंडस्ट्रियल कंट्री था, और साउथ अमेरिका जो था वो एग्रीकल्चर कंट्री था। तो साउथ अमेरिका से नील, जब दोनों में युद्ध हुआ तो साउथ अमेरिका से जो नील आता था दोस्तों, उस पर रोक लग गया। ठीक है, उस पर रोक लग गया, और नील जो था वो इंग्लैंड भी जाता था, है ना। तो हुआ क्या कि नील का चूँकि डिमांड तो था ही, लेकिन नील का जो है सप्लाई साउथ अमेरिका से कम हो गया या अमेरिका से कम हो गया। ठीक है, इंग्लैंड को। ठीक है, राइट। अब तो उस समय क्या हुआ कि इंडिया में जो है नील का खेती जो किसान कर रहे थे उसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि इंडिया से लोगों का नील का डिमांड जो है बढ़ने लगा। मांगने लगा कौन, आपका इंग्लैंड, की नील हमको चाहिए, क्योंकि उसको नील तो चाहिए था कपड़ा वपड़ा के रंगाई के लिए और भी चीज़ों के लिए। लेकिन अमेरिका से नील का सप्लाई बंद हो गया था, क्योंकि अमेरिका खुद जो है वो शीत युद्ध में जूझ रहा था। लेकिन जैसे ही युद्ध आपका ख़त्म हुआ 1864 के आसपास, तो उस समय अमेरिका से नील जो है वो आने लगा। तो जो किसान भारत में नील का खेती कर रहे थे उनका नील कोई ख़रीदने नहीं लगा, और औना पौना दाम में जो है वो बिकने लगा, तो किसान को लॉस हुआ। प्लस उसी समय क्या हुआ कि फसल का नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय आपका लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लगने लगा था, फसल बर्बाद होने लगा था। ठीक है, हो पानी कम होने के कारण या किसी भी और चीज़ों के कारण। ठीक, लेकिन इंग्लैंड जो कि अंग्रेज जो है थे वो लैंड रेवेन्यू का डिमांड को कम नहीं किए थे। ठीक है, डिमांड कम नहीं किए थे और लैंड रेवेन्यू को 50% तक बढ़ा दिए थे। ठीक, तो उस सिचुएशन में भारत के लोग और भी गुस्सा हुए कि भाई एक तरफ तो हमको सामान मेरा कोई खरीद नहीं रहा है और फसल बर्बाद है, ऊपर से तुम जो है और डिमांड कर रहे हो। तो वो लोगों ने डेक्कन अग्रेरियन राइट, दक्कन का कृषि दंगा किए। ठीक, और इसको कुछ संगठन जो थे जैसे पूना सार्वजनिक सभा, जो एमजी रनाडे और भी बाकी लोगों ने उसको ओपन किया था, उन लोगों ने किसानों को सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद और भी लोगों ने सपोर्ट किया, फिर जाके अंग्रेज एक कानून पास करता है जिसका नाम होता है डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1889, जिसके तहत ये बोल दिया गया कि चूँकि किसान जो थे वो आपका लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, जो आपका मनी लेंडर्स थे उससे लोन ले रहा था। ठीक है, तो
और प्लस मनी लेंडर जो क्या थे, किसानों से शोषण कर रहे थे। तो डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट लाया गया, जिसके तहत किसानों का जो शोषण कर रहे थे मनी लेंडर्स, उससे बचाव के लिए किसानों को क्या दिया गया, एक सपोर्ट दिया गया। अब पढ़िए, बोल रहा है कि क्या कारण थे कि जो है हमारा हुआ था डेक्कन एग्रेरियन राइट्स। ठीक है, ठीक है। अब पढ़िए, बोल रहा है ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू बाय द ब्रिटिश एक्सीडिंग 50%। तो सही है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भूमि राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की 50% से अधिक। ठीक है, बोल रहा है सीरीज ऑफ पुअर हार्वेस्ट, लगातार खराब फसल, ये भी हुआ। ए शार्प डिक्लाइन इन कॉटन प्राइसेस फॉलोइंग द अमेरिकन सिविल वॉर। बोल रहा है अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जो है आपका डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना, किसके, कॉटन के प्राइस में। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। ए शार्प डिक्लाइन कॉटन प्राइसेस फॉलोइंग द सिविल वॉर का मतलब ये हुआ सिविल वॉर के बाद, इस सेंस में इसको बनाना है। ये नहीं कि सिविल वॉर के समय, जब गृह युद्ध हुआ था तो कॉटन का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, उससे किसान को फायदा हुआ। लेकिन गृह यहाँ पे कर लीजिएगा कि अमेरिका गृह युद्ध के बाद, ये भी ठीक लिखा हुआ है, या समाप्ति के बाद, इस सेंस में इसको समझिए। उसमें कीमतों में गिरावट हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि अमेरिका से कॉटन जो है, मतलब कॉटन का प्राइस, अमेरिका से कॉटन क्या होना, वापस आने लगा, यानी वापस आने लगा। तो इस तरह से, तो ये एकदम जो है वो सही है, कोई डाउट इसमें नहीं है, बस लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस था। तो सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 1, 2 और 3 हमारा तीनों के तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा 78 का डी। ठीक है, और नील या कपास दोनों से सही है, दोनों चीज़ में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन। बोल रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व कांग्रेस राजनीतिक संघों पर विचार कीजिए। तो कांग्रेस बना दोस्तों 1885 में, उसके पहले बहुत सारा संस्था जो है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन जो है उभर के आए थे। तो सबसे पहले जो पब्लिक एसोसिएशन सबसे पहला बना था, ठीक है, लोगों के लिए सार्वजनिक एसोसिएशन, उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स नाम से ही पता चल रहा है, लैंड होल्डर मतलब ज़मींदारों का जो है हित को साधने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो है ये बना था। इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के ज़मींदार थे, और ये बना था जो दोस्तों 1837 में। ठीक है, उसके बाद तो 1837 हो गया। अब देखिए उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है ये बनता है 1852 में, और इसको बनाए थे गजलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी। कौन बनाए थे, गजलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी में बनने वाला पहला जो है राजनीतिक संगठन था। ठीक है, 1852 में बना। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको पता है किसने बनाया था, दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। और कहाँ पे ये बना था, ये बना था आपको लंदन में। ठीक है, क्यों, ताकि भारत के लोगों का बात को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन की जनता को बताया जा सके। तो इसको दादा भाई नौरोजी ने बनाया था 1866 में। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो बनाई थी वो बनाए थे 3 लोगों ने मिलकर, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, अब बदरुद्दीन तैयब जी ने बनाया था, और ये जो बना था वो कांग्रेस के समय ही बना था 1885 में। ठीक, तो आप समझिए पहला 1885, ये क्या हो गया 1885, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कितना हो गया 1866 या 67। ठीक, तो पहला होगा, उसके बाद हो जाएगा तीसरा, फिर दूसरा और चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, आंसर जो हो जाएगा 79 का ऑप्शन होगा ये। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि कांग्रेस के बनने से पहले सबसे बड़ा संस्था जो है वो कौन था। ठीक है, और उसका नाम क्या था, और कौन ने बनाया और कब बना। ठीक है, कांग्रेस के बनने से पहले सबसे बड़ा संस्था जो है कौन था, ठीक है, उसको किसने बनाया, ठीक है, और वो कब बना। ठीक है, ये बताइए। ठीक है, उसका नाम आई से शुरू होता है। ठीक है, उसके नाम में भी इंडियन है। ठीक है, और उसको बनाया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम एस से शुरू होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी कंसीडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित पहल पे विचार करें। ठीक है, बोल रहा है प्रार्थना समाज, ठीक है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, बोल रहा है कि महादेव रनाडे से कौन से जुड़े हुए थे। ठीक है, देखिए प्रार्थना जो समाज दोस्तों बना था, ये आपका बना था बम्बई में। कब बना था, बम्बई में ये बना था, और इसमें डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जुड़े थे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो है इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, और मकसद इसका हमारा यही था। ठीक है, इसका मकसद दोस्तों यही था
कि इसको बनाया किसने था, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। हमको पूछ रहा है कि इस्टेब्लिश किसने किया था, मतलब स्थापित। तो ये स्थापित नहीं किया, प्रार्थना समाज जो बना था वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बनाए थे, ठीक है। बाद में इसे आरसी भंडारकर और एमजी रनाडे ने जुड़े, लेकिन उसको वह स्थापना नहीं की है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये सारे प्रार्थना समाज किसके लिए था, सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में ये जनरेट किया, मतलब समाज में जो विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करना, बच्चों का एजुकेशन, महिला का अधिकार के बारे में ये काम किया, ठीक है। तो पहला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहला को डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था, बाकी आपका आरसी भंडारकर और हमारा एमजी रनाडे जुड़े हुए थे। तो ध्यान से पढ़ना है कि इस्टेब्लिश की स्थापित किसने किया। तो पहला काट दो आप, तो पहला काट दो, तो आपका जो है डायरेक्ट ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, ये चला गया, डायरेक्ट आपका उत्तर मिल गया ऑप्शन बी, क्योंकि तीनों ऑप्शन में हमारा एक था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है उसको भी एमजी रनाडे ने बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, 1861 में बनाया था, ठीक है। हालांकि प्रार्थना समाज से वो मतलब जो है स्थापना नहीं किए थे, लेकिन पूरे जीवन भर जो है प्रार्थना समाज से वो जुड़े थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी एम जी रनाडे ने बनाया था। पूना सार्वजनिक जो है हमारा सभा भी एम जी रनाडे ने बनाया था, ठीक है। आपको बताना है कि एम जी रनाडे जो थे उनके द्वारा लाया गया फेमस न्यूज़पेपर का नाम हमको बताइए, ठीक है। आंसर क्या है, एडी का बी, ठीक है। एम जी रनाडे जो न्यूज़पेपर लेके आते थे उनका जो नाम है लास्ट में वो प्रकाश से एंड होता है। तो बताइए क्या था उनका नाम। क्वेश्चन नंबर 81 है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वाज, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर लाया गया था वो बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन बाय द लॉर्ड इरविन अंडर द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। 1931 के गांधी इरविन समझौते के तहत लॉर्ड इरविन ने निम्नलिखित में से किस पर सहमति व्यक्त की थी। देखिए, लॉर्ड इरविन का समझौता कब हुआ, लॉर्ड इरविन का समझौता हुआ जब गांधी जी जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाए थे, लेकिन उसी समय अंग्रेज जो थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, कहाँ पे, लंदन में, ठीक है, 1931 में ही। लेकिन वो इसलिए बात कर रहा था गोलमेज सम्मेलन में ताकि जो है अंग्रेज, गोलमेज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि बीच में होगा अंग्रेज और बाकी सभी लोग राउंड टेबल में इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस नहीं गया तो फिर अंग्रेज किससे बात करेगा, कोई मतलब नहीं रह गया। तो कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में लाने के लिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट में कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लिया गया गांधी जी का, और कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। फिर गांधी इरविन समझौता के बाद जैसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर गांधी जी लंदन जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अंग्रेज भी कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लेता है। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी के कौन कौन से विचारों को इसमें स्वीकार कर लिया गया था, मतलब बातों को, कि लोगों को नमक, जो आपके समुद्र एरिया में रह रहे हैं लोग, उसको जो है नमक बनाने का अधिकार है, लेकिन उसको बेचने के लिए नहीं, खुद के खाने के लिए, ठीक है। तो राइट टू मेक सॉल्ट बाय दोज लिविंग इन कोस्टल एरिया ओनली फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो ये सही है। तो सही उत्तर हमको चुनना है। तो चौथा तो सभी में है, ठीक है। उसके बाद ये बोल दिया गया कि लोगों को अधिकार होगा कि जो विदेशी शराब जो बेच रहे हैं, विदेशी जो कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, और प्लस जो दारू का दुकान है उसके पास जो है गोल घेरा बना के लोगों को समझाने बुझाने का, ठीक है। तो राइट टू पिकेट शॉप्स एंड सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड अदर इंपोर्टेड आइटम्स, विदेशी कपड़ों और अन्य आयातित बेचने वाली दुकानों पर धरना देने का अधिकार लोगों को होगा, ये भी जो है स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद बोल रहा है रिटर्न ऑफ द कॉन्फिस्केटेड लैंड नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टीज। अंग्रेज बहुत सारा ज़मीन जो है लोगों का कैप्चर कर लिया था, तो उन सारे ज़मीन को वापस वो कर देगा, लेकिन उन ज़मीनों को जो वो किसी को बेचा वो ज़मीन नहीं गया होगा, वो भी ज़मीन वापस कर दिया जाएगा, ये भी जो है सही है। फिर रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, उसका जो भी फाइन सरकार लगाया था, अभी जो जिसको कलेक्ट नहीं किया था, लगाया तो था, कलेक्ट नहीं किया था, वो सारे को जो है वापस कर दिया जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद बोल दिया गया था कि गांधी जी ने स्वीकार किया कि अभी हम लोग सेकेंड जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और तब तक के लिए जो है हम आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उसके विरुद्ध में जो भी अध्यादेश लाया गया था वो सारे को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन हाँ उनको नहीं छोड़ेंगे जो हिंसा का प्रयोग किए थे। इसीलिए जो है हमारा भगत, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इनको जो है नहीं छोड़ा गया था,
ठीक है। साथ ही साथ गांधी जी बोल रहे थे कि एक कोर्ट ऑफ मतलब बनाना चाहिए इंक्वायरी की, पुलिस ने जो एक्सेस किया है, ठीक है ना, उस पर जांच के लिए, लेकिन ये भी जो है कांग्रेस नहीं माना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सीआईडी इंक्वायरी का बात किया था मतलब ये, और ये कांग्रेस ने मतलब अंग्रेज ने नहीं माना। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमसे पूछा है कि किस पर जो है एग्रीड हुआ था, तो चारों पे चारों एग्रीड हुआ था। आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 81 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 82। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द प्रिंसली स्टेट्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्वतंत्रता पूर्व भारत में रियासतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बोल रहा है द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाज इस्टेब्लिश इन 1921 टू सप्रेस द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। बोला चैम्बर ऑफ प्रिंस इसलिए बनाया गया था ताकि रियासतों में राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाया जा सके। 1921 में बनाया गया था। ठीक है, देखो चैम्बर ऑफ प्रिंस 1921 में बनाया गया था। इसका एक और नाम था आपका नरेंद्र मंडल। क्या नाम था इसका? एक नाम नरेंद्र मंडल जो है इसका नाम था। ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया गया था इसमें कोई भी वास्तविक रूप से पावर नहीं था, और इसमें जो प्रिंस जितने भी प्रिंसेस थे प्रिंसली स्टेट्स में जो भी राजकुमार थे उनका भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता था, लेकिन लिमिटेड वे में। ठीक है, और इसमें इसलिए बनाया गया था ताकि जो है प्रिंसली स्टेट जो है क्या करे, प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेज़ों को समर्थन दे, अंग्रेज को समर्थन दे, और जो भी उसका इच्छा है सरकार को वो बताए। ठीक है, और ये जो आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था वो कंटिन्यू रहा 1947 तक। मतलब देसी रियासतों का भरोसा जीतने के लिए एक चैम्बर बनाया गया था जहाँ पे प्रिंसली स्टेट कुछ बोलेंगे और उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको कम किया जा सके। इस तरह से बनाया गया था ताकि प्रिंसली स्टेट अंग्रेज को सपोर्ट करे। ठीक है, इसलिए नहीं बनाया गया था कि वहाँ पे जो राष्ट्रवादी आंदोलन उसको कुचला जाए, ये मेन मकसद नहीं था, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस became the president of All India State People Conference in 1939 to suppress the to express the कांग्रेस सॉलिडेरिटी विद पीपल्स स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टेट्स। बोला सुभाष चंद्र बोस 1939 में देसी रियासतों के लोगों के संघर्ष के प्रति कांग्रेस की एकजुटता व्यक्त करने के लिए अखिल भारतीय राज पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। ठीक है, देखो 1939 में बनाया गया था ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया था? इसका हुआ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? लुधियाना पंजाब में हुआ, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, और ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थे इसमें बहुत सारे संगठनों का ग्रुप था। जैसे इसमें प्रजामंडल जो था, ठीक है, प्रजामंडल किस लिए था? ताकि प्रजा लोगों का जो डिमांड रहे प्रिंसली स्टेट में, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा जा सके, इसलिए प्रजामंडल का जो ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, और प्लस प्रजामंडल इसलिए बनाया गया था ताकि जो प्रिंसली स्टेट में जो पब्लिक है, ठीक है, उनका जो डिमांड है कि एक जिम्मेदार सरकार रहे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहे, उसके लिए प्रजामंडल बनाया गया था। इसमें प्रजा लोग उसके ग्रुप इसमें समूह में थे। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में प्रजामंडल में जितने भी बनाया गया था वो उनका ग्रुपिंग हुआ करता था। ठीक है, पहला जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग होता है दोस्तों वो होता है बम्बई में। कहाँ होता है इसका? बम्बई में 1927 में, जहाँ पे अलग अलग प्रिंसली स्टेट से आने वाले जो लोगों के प्रतिनिधि थे वो इसमें शामिल किए। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उन्होंने अपने पॉलिसी को चेंज किया और ये बोला कि हम लोग ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देते हैं क्योंकि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ रहा है, और प्रिंसली स्टेट में भी प्रिंसली स्टेट के जो राजा हैं वो भी एक जिम्मेदार सरकार लोगों को दे और वहाँ भी राष्ट्रवाद का भावना को और अच्छे से बढ़ावा दिया जाए, इसलिए जो है प्रजामंडल को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर ये 1939 में नेहरू जी जो है इसके हेड बनते हैं, और ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस है वो उसके जो है वो प्रेसिडेंट भी बनते हैं, और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के वो लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहते हैं, 1939 से लेके 1946 तक, जब तक ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है रहता है। ठीक, तो ये गलत है क्योंकि उसका जो हेड थे 1939 में वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। उसका कौन हेड थे? उसका हेड थे आपका पंडित नेहरू। ठीक है, तो कौन से कथन सही है? कोई भी कथन नहीं है। आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना दोस्तों 1939 में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था वो बताइए लिख के। क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं। बोल रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया द राजा नंद कुमार ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल और वाइस राय। ठीक है, तो भारत राष्ट्र कांग्रेस में भारत के इतिहास में राजा नंद कुमार जो है आपका मुकदमा किसे रिलेटेड है? ठीक है, देखो ये आपका वेस्ट बंगाल में हुआ था।
ठीक है ना। क्यों हुआ था? क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो लोग थे वो कंपनी के शासन से खुश नहीं थे, ठीक है। और क्योंकि उस समय आपको पता है, आपको मुर्शिदाबाद में हुआ था, और मुर्शिदाबाद में ही आपको बहुत सारा रिवोल्ट भी लोगों ने किया था लैंड रेवेन्यू को लेके। और उसी समय क्या हुआ, एक वहाँ का एक ज़मींदार था, ठीक है, एक ज़मींदार था जिसका नाम था नंद कुमार ट्रायल, राजा नंद कुमार। तो राजा नंद कुमार को जो है फांसी अंग्रेज़ों ने दे दिया, ठीक है, कलकत्ता में 1775 में। क्योंकि ये आरोप लगा के इसने जो है करप्शन किया है, लेकिन वास्तव में इसने जो है करप्शन नहीं किया था, ठीक है। तो इसको जो फांसी का सज़ा जज सुनाया उसका नाम था, आपने सुना होगा, एलिजा एम्पे, जो आपका सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, उसके पहले जो है हमारे चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाया, जो आपका वारेन हेस्टिंग से बहुत अच्छा संबंध रखता था। कौन? एलिजा एम्पे, ठीक है, राइट। और ठीक है, उसके बाद पूरे कोलकाता में जो है उसका विरोध होने लगा। और ठीक है, तो बोल रहा है कि उस समय कौन गवर्नर जनरल या वाइसराय थे, तो आपको पता है वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो 83 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका। और ये हुआ था आपको पता है ना 1775 में। और आपको पता है 1775 से लेकर 1782 तक कौन गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक। लॉर्ड कर्जन तो पता है आपको, 1800 आपका 1880 से 1800, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। लॉर्ड रिपन में, लॉर्ड कर्जन में, लॉर्ड कर्जन जो आपको पता पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड थे, 1899 से लेकर 1905 तक था। इन्हीं के समय यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया था, ठीक है। और फिर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लिट्टन, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के बाद लॉर्ड रिपन आए थे, है ना। लॉर्ड लिट्टन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इनका कार्यकाल था 1876 से लेके 80 तक, ठीक है। और इन्हीं के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, आर्म्स एक्ट, ये सारा एक्ट लाया गया था, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है, और इनका कार्यकाल लगभग है, ये आपका 2 बार बने थे, 1786 से लेके 1793 तक, 1793 तक, फिर बने थे 1805 से लेके और इनके डेथ तक, ठीक है। तो ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। जनरली जो आपका ये सब टॉपिक है ये आपका लूसेंट में बहुत अच्छे से फैक्चुअल दिया हुआ है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि लूसेंट का ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, और थोड़ा इकोनॉमी जरूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। बार बार उसको पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, बहुत सारा फैक्ट उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द रहनुमाई मध्यान्ह सभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रहनुमाई मध्यान्ह जो सभा है दोस्तों, ठीक है, ये आपका पारसी रिफॉर्म मूवमेंट एसोसिएशन था, पारसी के सुधार के लिए। इसको 1851 में बनाया गया था, ठीक है ना। और इसको रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसको मुंबई में बनाया गया था पारसी समुदाय में सुधार करने के लिए, ठीक है। इसको बनाए थे नूरोजी फुरदोंजी, ठीक है, नूरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नरोजी, एस बंगाली और भी बहुत सारे लोग। इन्होंने एक ये जो एसोसिएशन था, सभा था, इसने एक न्यूज़पेपर लेके आया था जिसका नाम था रस्त गुफ्तार, ठीक है, रस्त गुफ्तार, राइट। तो बोल रहा है कि पारसी में रिफॉर्म मूवमेंट था, 1851 में बनाया गया, तो ये एकदम जो है वो सही है। दूसरा बोल रहा है कि इसने न्यूज़पेपर शुरू किया, पत्रिका शुरू किया जिसका नाम है रस्त गुफ्तार, ताकि पारसी में सामाजिक धार्मिक सुधार किया जा सके, ये भी ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, तो आंसर जो होगा 84 का हो जाएगा ग, सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय ज्योतिराव फूले इज कंसिडर्ड एज इन मैग्नम ओपस एंड ए क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड द ब्राह्मणिज्म। बोल रहा है ज्योतिराव फूले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है उसकी महान कृति तथा जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद की आलोचना मानी जाती है, ठीक है। अब जो ऑप्शन पूरा पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। करुक्कू, ठीक है, संस्कार, गुलामगिरी और एनिलेशन ऑफ कास्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा है एनिलेशन ऑफ कास्ट जो था वो 1873 में, मतलब गुलामगिरी जो थे वो आपका 1873 में ज्योतिबा फूले ने लिखा। गुलामगिरी का मतलब ये स्लेवरी क्या मतलब, गुलामगिरी का क्या मतलब है नहीं बोलते हैं? बेगारी मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयड, जिसमें गिरी लग जाता है मतलब क्या होता है? उसी का नाउन हो जाता है, तो गुलामगिरी, तो स्लेवरी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्यों लिखा गया था। इसके पहले जो थे 10 साल पहले आपका हुआ था क्या? अमेरिकन सिविल वॉर 1860 में। तो उस समय
बहुत सारे, तो वहाँ पे क्या किया गया था, अमेरिका सिविल वार जो था वो किस लिए लड़ा गया था, वो लड़ा गया था, उसका मेन कारण था एक कि अमेरिका में जो है स्लेवरी जो दास्ता है उसको ख़त्म करने का। ठीक है, तो उसके बाद सिविल वार के बाद वो ख़त्म हुआ, तो वो इसलिए जो है उन उनको एक भेंट देने के लिए इन्होंने जो है, ताकि अमेरिकन जो खुद को मुक्त किए किससे, स्लेवरी से, दास्ता से, इसलिए उनको समर्पण करते हुए एक बुक लिखे, गुलामगिरी। किसने लिखा, आपका ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, ये किसका बुक है, ये बुक है आपका दादा भाई, सॉरी ये बुक है आपका बी आर अम्बेडकर का, बी आर अम्बेडकर का ये किताब है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ये जो आपका बुक है जिसका नाम है करुक्कू, ठीक है, करुक्कू किनका है, कौन लिखा, और संस्कार बुक किन्होंने लिखा ये बताइए, या न्यूज़पेपर किनका था वो लिखिए कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, ठीक है, निम्नलिखित फसलों पे विचार करो। ठीक है, बोल रहा है आलू, तंबाकू, पाइन एप्पल, अनानास और कैशू नट। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव क्रॉप्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज जो है वो क्या लेके आए थे। ठीक है, तो देखो आलू तो लेके आए थे, आलू हम लोग पहले नहीं खाते थे। ठीक है, तो प्लस तो कौन लेके आया था दोस्तों आलू इंडिया में, कौन लेके आया था, पुर्तगीज जो है आलू लेके आए थे 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सदी के शुरू में पुर्तगाली जो है आलू लेके आए थे। इसके अलावा वो पाइनएप्पल भी लेके आए थे, काजू भी लेके आए थे, ठीक है, पपीता भी लेके आए थे, ठीक है, और तंबाकू भी इंडिया में जो कल्टीवेशन शुरू किए वो पुर्तगालियों ने किया 16वीं सेंचुरी में। ठीक है, सूरत और बिहार में मेन जो एरिया था जहाँ पे वो तंबाकू को उगाते थे। ठीक है, क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों के चारों से होगा सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब आलू वालू हम लोग पहले नहीं खाते थे, है ना, अंग्रेज ही जो है लेके आए ये सारा चीज़ आलू वालू। इसलिए अभी देखोगे जो बर्गर वर्गर होता है या और आलू का ही वो लोग, आलू का चिप्स है ना, फ्रेंच फ्राई, ये सब अंग्रेज मतलब पुर्तगालियों का ही है। फ्रेंच फ्राई किसी और का होगा लेकिन आलू तो वही लेके आए पुर्तगाली ही, है ना। तो 86 का जो होगा वो ऑप्शन होगा डी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अंग्रेज कुछ लेके आया था इंडिया में कि नहीं। टी जो चाय कल्टीवेशन था वो कौन लेके आया था, और कॉफ़ी कहाँ से आया भारत में बताइए। What I consider the following स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वाइनेज सिस्टम इन मिडाइवल इंडिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, भारतीय मध्यकालीन भारत में सिक्का प्रणाली, सिक्का के बारे में पूछा है। बोल रहा है कॉपर जितल वाज इशूड बाय द इल्तुतमिश, जो तांबे का जो जितल था वो इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो सही बात है, जो दिल्ली सुल्तनत को दो मेन जो है सिक्का दिया इल्तुतमिश ने, पहला तांबा का जितल और सिल्वर का टांका। तो सिल्वर का टांका और चांदी का तांबे का जितल, ठीक है, चांदी का जितल, सॉरी चांदी का टांका और सिल्वर का, सॉरी कॉपर का जितल, ठीक है, तांबे का जितल, ठीक है, तांबे का जितल, ठीक है, और चांदी का टांका दिया है किसने, इल्तुतमिश ने। ये एकदम सही है, कोई इसमें डाउट नहीं। फिर गोल्ड कॉइन्स वेयर इशूड इन वेरी लार्ज नंबर बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है वो टोकन करेंसी जब लेके आया था, है ना, टोकन करेंसी लेके आया था, उससे क्या हुआ कि लोग जो है असली सोन सिक्का से टोकन करेंसी जो है एक्सचेंज करने लगे, है ना, और राजा के पूरे दरबार में टोकन करेंसी भर गया और असली सिक्का जो है लोगों के हाथ में चला गया। ठीक है, और फिर जो है सिक्कों की बहुत ज़्यादा ही सोने की कमी होने लगी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आता है, फिर खिलजी, भी तुगलक, फिर लोधी आता है। तो लोधी के पास तुगलक के बाद आता है, तो इनको जो है सोना का बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोहम्मद बिन तुगलक इशू किए थे, जिसको लोगों ने टोकन करेंसी एक्सचेंज करके अपने पास सोने का सिक्का रख लिया। ठीक है, तो ये एकदम सही है, कोई इसमें डाउट नहीं। फिर बोल रहा है सिल्वर का रुपया जो है वो अकबर लेके आया था। ठीक है, तो सही है, चांदी का जो रुपया है वो अकबर लेके आया था। ठीक है ना, और शेर शाह सूरी भी जो है वो भी रुपया को इशू किया करता था। ठीक है, तो सही है, चांदी का रुपया जो अकबर द्वारा किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमको, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 3। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जो अरहत सिक्का हुआ करता था या पंच मार्क्ड क्वाइंस, ये कौन लेके आता था, अरहत सिक्का कौन लेके आता था और किस चीज़ का बना होता था वो बताइए। ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या सिक्का यूज होता था, या सिक्का की जगह क्या यूज होता था बताइए। अगर सिक्का यूज होता था तो कैसा होता था, और नहीं होता था तो उसकी जगह क्या यूज होता था, बताओ लिख के। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों 88,
साथ ही साथ गुप्त वंश में सिक्का का क्या नाम था, सोने का सिक्का को क्या बोलते थे, और ऋग्वेद या लेटर वैदिक समय में सोने का सिक्का को क्या बोलते थे, लिख के बताइए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो होता है वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो होता है, एक होता है आपका अवध के नवाब के साथ, ठीक है, और दूसरा होता है मुगल के राजा शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ये हुआ था आपका 1765 में, ठीक है। कब हुआ था, जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, और जब एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर में लड़ रहा था और दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल एम्परर शाह आलम टू। तो बैटल ऑफ, जब हमारा बक्सर में हार गया कौन, ये तीनों लोग, अंग्रेज ने हरा दिया, तब जाके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि। बोला मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो ट्रीटी ऑफ अवध के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर नहीं था। मीर जाफर जो बनता है आपका बंगाल का नवाब, वो आपका बैटल ऑफ प्लासी के बाद बनता है। किसके बाद बनता है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद, ठीक है। और फिर वो जब बनता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, तो वो 24 परगना का जो जमींदारी होता है, जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार होता है, ठीक है, राजस्व, वो अंग्रेज को देता है। लेकिन वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बनता है, ना कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। तो ये इसलिए ये वाला हमारा गलत होगा। दूसरा बोल रहा है कि सुजाउद्दौला सरेंडर्ड इलाहाबाद टू शाह आलम, तो सही है रॉबर्ट। और देखो जो हमारा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, तो उस समय अंग्रेज का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था, एक तो अंग्रेज के, एक मुगल राजा के साथ शाह आलम के साथ, और दूसरा नवाब अवध सुजाउद्दौला के साथ। तो सुजाउद्दौला को बोला गया कि आप इलाहाबाद और कारा, इलाहाबाद का क्षेत्र और कारा का क्षेत्र, कारा एक जगह था, उस क्षेत्र को आप किसको दीजिए, आप दीजिए शाह आलम को। साथ ही साथ बोला गया कि आप 50 लाख रुपया कंपनी को दीजिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दीजिए, क्योंकि युद्ध में हम लोग का क्षति हुआ है। साथ ही साथ बलवंत सिंह एक ज़मींदार था, उसको बोला गया, सुजाउद्दौला को बोला गया कि बलवंत सिंह को आप उसका ज़मींदारी बनारस का वापस कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एक संधि उसके साथ, तो ये सही है, ठीक है, कि इसमें सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद को शाह आलम द्वितीय और कारा को भी दे दिया, ठीक, कारा ये क्षेत्र को दे दिया, ठीक। दूसरा जो है साइन किया गया शाह आलम द्वितीय के साथ, उसको ये बोला गया कि आप जो है इलाहाबाद में रहेंगे, ठीक है, और जो आपको दिया जाएगा किसके द्वारा, सुजाउद्दौला के द्वारा इलाहाबाद का क्षेत्र दिया जाएगा और आप कंपनी के संरक्षण में रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ शाह आलम को बोला गया कि आप जो है एक फरमान ऑर्डर लेके आइए, फरमान मतलब एक ऑर्डर लेके आइए जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट अंग्रेज को दीजिए, और बदले में आपको 26 लाख रुपया एक साल में दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया कि 53 लाख रुपया जो है आपको कंपनी, 53 लाख रुपए जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस पैसे से उस एरिया का डिफेंस, पुलिस और प्रशासन को मेंटेन करेगा। तो 53 लाख रुपया भी आप दीजिए। किसको बोला गया, शाह आलम द्वितीय को बोला गया, ठीक है। तो बोला शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान दिया, बिहार, बंगाल, बिहार का मतलब बंगाल का ही लिखा है यहाँ पे, ये भी सही है, खाली बंगाल तो नहीं लिखा है, इसमें बंगाल उड़ीसा भी शामिल है, इसलिए ये सही होगा। अगर सिर्फ बंगाल लेता तो गलत होता। फिर बोला ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ अवध, ब्रिटिश ने अनेक्स नहीं किया इसने, ठीक है। इस ट्रीटी के द्वारा अवध को एक बफर स्टेट के रूप में शामिल कर लिया गया। आपको पता है ब्रिटिश ने अनेक्स किया है 1856 में, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक की संधि के द्वारा, चूक की नीति के द्वारा लैप्स किया, कुप्रशासन के आरोप में माल एडमिनिस्ट्रेशन में डलहौजी ने किया था। अभी नहीं हुआ था, अभी वो बफर स्टेट के रूप में उसको मेंटेन करता था। बफर स्टेट का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे अवध है, यहाँ पे बंगाल है, और यहाँ पे मान लो मद्रास, ये फ्रेंच लोग अटैक भी इधर से कोई करेगा, ठीक है, या इधर से भी अटैक होगा, तो अगर इलाहाबाद अगर बफर स्टेट होगा, ठीक है ना, अवध बफर स्टेट होगा, तो इसका बंगाल अंग्रेज को बच जाएगा। तो बफर स्टेट, इसलिए इस राजा से दोस्ती कर लिया अंग्रेज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा। लेकिन जब देखा कि राजा बहुत स्ट्रांग हो रहा है और हमको जरूर, और हम लोग बहुत मजबूत हो चुके हैं, अंग्रेज को लगा, तो उसने सोचा अब दोस्ती रखने से कोई मतलब नहीं, आप हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है, तो आप अवध को जो है शामिल कर लो। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा उसने जो है मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की संधि के द्वारा उसने इलाहाबाद को मिला लिया 1856 में, जिसको लेकर 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण वो भी बनता है। तो इसने बोला कि चौथा बोल रहा है कि ब्रिटिश ने जो है आपको अवध पे कब्जा कर लिया, तो ये गलत हो गया, कब्जा जो है वो नहीं किया, चौथा गलत है। तो आंसर जो होगा सही होगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, मतलब 1 तो गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है ना।
ध्यान से पढ़ना है। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 बी। ठीक है, यहाँ बी में आप लिख लीजिए, मतलब पहला चलो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया है वो 2 एंड 3, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो नवाब ऑफ बंगाल बनता है मीर जाफर, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बनता है, जो बैटल ऑफ बक्सर से पहले था। सुजाउद्दौला को बोलता है कि आपको इलाहाबाद का क्षेत्र और कारा का क्षेत्र दे दीजिए शाह आलम 2 को, ठीक है, और शाह आलम को बोलता है फरमान दियो बिहार बंगाल उड़ीसा का, और अवध को अनेक्स किया गया, वो आपको 1856 में किया गया, ना तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, ठीक है, तो इसलिए गलत होगा। 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से बनाना है। क्वेश्चन नंबर हम 89 देखते हैं। वो विथ रेफरेंस टू द ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में। तो मैंने आपको बताया था ऑल इंडिया किसान सभा जो बना था दोस्तों, ठीक है, इसका अगर ओरिजिन देखोगे किसान सभा आंदोलन का, तो वो बिहार से हुआ था। फिर जाके जो है ऑल इंडिया किसान सभा का मीटिंग होता है आपका लखनऊ में, और लखनऊ में ही ये बनता है, ठीक है, 1936 में। और इसको बंगाली बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती दिया जाता है, जो इसके संस्थापक थे। और ये आपके संस्थापक थे आपका बिहार प्रदेश किसान सभा का भी, और एनजी रंगा जो आंध्र प्रदेश में से रिलेटेड थे किसान आंदोलन से, वो इसके पहले सचिव भी बने थे। तो पहले प्रेसिडेंट बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और पहले सचिव बने थे, सेक्रेटरी कौन बने थे, एनजी रंगा। 1936 में ये लखनऊ सेशन होता है, वहाँ पे ये बनता है, ठीक है, और ये आपका कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बनाया था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर बोल रहा है इसका मेन मैनिफेस्टो था कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करो, हाँ इसलिए बनाया गया था, किसान के लिए था, तो इसमें पूर्ण रूप से किसान ही इसका सदस्य थे, ठीक है। ये आपका एका मूवमेंट के जैसा नहीं था कि एका मूवमेंट में चलो कुछ जमींदार भी थे छोटे छोटे, लेकिन किसान आंदोलन किसान सभा मूवमेंट में पूर्ण रूप से किसान ही इसके सदस्य थे, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और इसका काम था कि ज़मींदारी को ख़त्म करो। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो कितने कथन सही हैं, तो सभी कथन सही है, आंसर जो होगा सभी 3 होगा, ठीक है। तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 देखते हैं। बोल रहा है कि द बुक हिंद स्वराज इज प्राइमरली नोन फॉर महात्मा गांधी शार्प क्रिटिक ऑफ। तो जो बुक हिंद स्वराज था उसमें गांधी जी किस चीज़ का जो है वो आपका निंदा करते थे। हिंद मतलब क्या होता है बताओ, मतलब स्वराज, है ना, हिंद मतलब हिंदुस्तान के लिए स्वराज का डिमांड रखे थे, ठीक है। तो इसमें गांधी जी बोलते थे कि हमारा जो दुश्मन है वो ब्रिटेन का पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं है कि ब्रिटेन ने पॉलिटिकली हमको कैप्चर कर लिया, बल्कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसके कारण भारत जो है आपका अपंग बन गया है, ठीक है, भारत जो विकलांग बन चुका है, वो उसका मेन कारण क्या है, ब्रिटेन का पश्चिमी सभ्यता, जिसने क्या किया, जिसमें भारत के लोग जो है पढ़ते हैं ब्रिटेन के स्टाइल में, वेस्टर्न स्टाइल में, यहाँ के लॉयर, यहाँ के डॉक्टर, ठीक है, और जिसके कारण हमारा जो संस्कृति इंडिया का हेरिटेज है वो धीरे धीरे लॉस हो रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा और बोला कि हमको सेल्फ रूल स्वराज हमको चाहिए। स्वराज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमको पॉलिटिकल डोमिनेशन, बल्कि हमको अपना ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन को भी बचा के रखना है, जो आधुनिक सभ्यता जो हो रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन से, उससे, ठीक है ना। गांधी जी ने बोला कि भारत का जो सेलिब्रेशन होगा, भारत का जो मुक्ति होगा, वो तभी होगा जब हम अपने इंडिया के सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे और पश्चिमी सभ्यता के अटैक से उसको बचाएंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि अपर क्लास को ज़रूरत है कि वो सीखे कि कैसे जो है धर्म के रूप में और कैसे सिंपल जीवन जीते हैं किसानों के जैसा, ठीक है। तो किसका विरोध में मेन था ये, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के अगेंस्ट में ये था, ठीक है। तो ये 1909 में गांधी जी ने बुक में लिखा था, गांधी जी का विचार इसमें जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द रविंद्रनाथ टैगोर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोल रहा है ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। दूसरा बोल रहा है ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। वह जो है भारतीय ओरिएंटल कला सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। तीसरा बोल रहा है ही अपोज द आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विचार का विरोध किया, ठीक है। सबसे पहले देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, गुरु भी बोला जाता है ना, और इसको टैगोर नहीं था, इनको ठाकुर बोला है ना, ठाकुर, लेकिन अंग्रेज जो है ठाकुर नहीं बोल पाते थे, इसलिए इनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन ठाकुर नहीं बोल पाते इसलिए
अंग्रेज लोग टैगोर बोलने लगे, तो अब नाम हो गया टैगोर। ठीक है, इन्होंने गीतांजलि लिखा था, उन्हीं के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो इनको नाइटहुड भी मिला था, लेकिन इन्होंने जो है उसको रिटर्न कर दिया जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने अपना नाइटहुड जो है नहीं त्यागा था। किसके विरोध में त्यागा था? जालियांवाला बाग में। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने जो है सर की उपाधि को रिटर्न कर दिया था। ठीक है, वो कौन से व्यक्ति थे वो बताइए। और गांधी जी ने अपना जो उपाधि उनको मिला था, ठीक है, जो अंग्रेज़ दिया था, उसको उन्होंने कब ठुकराया, वापस किया, ये बताइए। ठीक है ना, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो आंसर ये पहला जो है गलत होगा। फिर बोल रहा है कि ओरिएंटल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, उसके ये संस्थापक थे, ये आपका गलत था, गलत होगा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो संस्थापक थे वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, बल्कि अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो ये जो है गलत होगा, ध्यान से पढ़ना है। फिर बोल रहा है कि ये जो थे विरोध में थे कि विदेशी वस्तुओं का त्याग मत करो, तो एकदम सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते थे कि ये जो आप कपड़ा जला रहे हो विदेशी वस्तु, वो एक नॉन सेंस जो है, मतलब बेकार का काम कर रहे हो, इससे कुछ होने जाना नहीं रहा। ठीक है, तो ये एकदम सही है। तो कितने कथन सही है? सिर्फ एक ही कथन सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 92 का देखते हैं। वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्रिप्स मिशन लाए थे 1942 में। क्यों लाया गया था? क्योंकि 1939 में जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ था और अंग्रेज जो है वो हारने लगा था, क्योंकि ब्रिटेन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मतलब जापान जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो भारत के लोग जो थे वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि भारत के लोग, इंग्लैंड क्या किया, बिना भारत से पूछे ये बोल दिया कि भारत जो है वो इंग्लैंड की तरफ से है, लेकिन भारत के लोग बोले कि तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं। ठीक है, इसलिए कांग्रेस की मिनिस्ट्री जो थी, जो आपका 1937 से लेके 1939 तक प्रांत में रन कर रही थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया और ये बोला कि हम लोग जो है आपका विरोध करते हैं और हम रिजाइन करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज पे प्रेशर लगने लगा अमेरिका से भी कि भारत का आप सपोर्ट लीजिए, क्योंकि भारत अगर सपोर्ट में आ जाएगा तो भारत के में इतना ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ से के लोग जो है सेना में पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस भारत से रॉ मटेरियल ये सब आएगा युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक, तो अंग्रेज जो है भारत का सपोर्ट चाहता था, इसलिए उन्होंने जो है अलग अलग प्रस्ताव भेजा। एक अगस्त प्रस्ताव भेजा 1940 में, भारत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, भारत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन बोला कि हम जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, और एक संविधान सभा देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जिसमें पूर्ण रूप से भारत के लोग होंगे, लेकिन वो युद्ध के बाद देंगे, अभी हम नहीं देंगे। ठीक है, तो पहला है, बोल रहा मिशन ने प्रॉमिस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकिंग बॉडी बट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन, लेकिन उसने पार्टीशन का विचार को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है वो गलत होगा। इसने जो है इनडायरेक्ट रूप से ये बोल दिया कि हम लोग जो है पाकिस्तान का डिमांड को स्वीकार करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से ये बोला कि जो प्रांत, अब इन्हें बोला कि नया संविधान बनाने का हम पावर आपको देते हैं भारत के लोगों को, लेकिन इसने बोला कि जो लोग भारत का संविधान को नहीं मानना चाहते हैं वो अपना संविधान अलग से बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला और अपना अलग से जो है ब्रिटेन के साथ संधि कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने बोला कि पार्टीशन जो है भारत का हो सकता है, अगर कोई अगर एरिया अगर नहीं किया, कोई समुदाय अगर नहीं मानेगा ये वाला नया संविधान, तो ब्रिटेन से अलग से एग्रीमेंट कर सकता है। मतलब पार्टीशन का एक ब्लूप्रिंट जो है इसने रख दिया था। तो ये गलत होगा, क्योंकि इसने जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है स्वीकार कर लिया था पार्टीशन का विचार। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा, विभाजन का विचार को स्वीकार किया। दूसरा बोल रहा है कि द कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द क्रिप्स प्रपोजल ऑफ एन ऑल इन इंडियन यूनियन विद ए डोमिनियन स्टेटस। तो कांग्रेस ने है इसको रिजेक्ट किया। कांग्रेस बोला कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको आप पूर्ण आज़ादी दीजिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दीजिए। और गांधी जी ने इसको बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है ये? क्रिप्स मिशन का जो विचार है कि डोमिनियन स्टेटस हम दे रहे हैं आपको, वो पोस्ट डेटेड चेक है। जिस तरह से कोई चेक जो होता है, अगर उसको आप कोई फिक्स डेट के अंदर जमा नहीं करते बैंक में, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अगर जो अभी आप दे रहे हो वो ठीक है, उसका अभी कोई महत्व नहीं है। डोमिनियन स्टेटस हम मांग रहे थे नेहरू रिपोर्ट में, अभी आप क्यों दे रहे हो? अभी आपको कोई मतलब नहीं है, ये पोस्ट डेटेड चेक है। इसलिए
ये जो है सही स्टेटमेंट है कि गांधी जी मतलब कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया, विरोध आपत्ति जताए कि डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए। फिर बोला इट प्रोवाइडेड फॉर द सोल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ओवर द डिफेंस ऑफ इंडिया, तो ये सही है। इस क्रिप्स मिशन में बोला गया था कि ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल होगा भारत के रक्षा पे, भारत के लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाएगा, ब्रिटेन पूरा डिफेंस ऑफ इंडिया भारत का जो है रक्षा पे एकमात्र उसका नियंत्रण होगा, तो ये सही है। ठीक है, तो हमने देखा पहला गलत है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। ठीक, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है ना, क्रिप्स मिशन में क्या बात बोली गई थी आपको याद होना चाहिए। अब अगस्त प्रस्ताव में क्या बात बोला गया था यह पता होना चाहिए। देखिए अगस्त प्रस्ताव में भी बोला गया था संविधान सभा हम बनाएंगे, ठीक है, और क्रिप्स मिशन में बोला गया था अंग्रेजों ने डिमांड स्वीकार कर लिया कि भारत के लोगों को अधिकार है संविधान सभा बनाने का, लेकिन क्रिप्स मिशन में बोला गया कि संविधान सभा जो बनेगा उसमें पूर्ण रूप से भारत के लोग होंगे, और अगस्त प्रस्ताव में बोला गया था कि संविधान सभा जो बनेगा उसमें मुख्य रूप से भारत के लोग हैं, मतलब कुछ उसमें नॉन इंडियन भी हो सकते हैं। ठीक, ये अंतर है क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 93, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। ठीक है, बोल रहा है कि आचार्य नारायण देव लेड द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बोला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का आचार्य नारायण देव ने नींव रखा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों बना गया था ताकि देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस में अगर बात करेंगे तो इसमें मिडिल क्लास के लोग थे और जो थे एक शहर के लोग थे, है ना, और ये भी चाहते थे कि फॉरेन रूल से जो है देश को मुक्ति मिले। लेकिन सोशलिस्ट और समाजवाद का अलग से डिमांड अगर रखेगा तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है उससे स्वीकार कर लेंगे, इसीलिए कुछ कांग्रेस के नेता ने सोचा कि भाई अलग से एक हम लोग एक पार्टी बनाते हैं जो कांग्रेस के अंदर में ही रहेगा, कांग्रेस में ही काम करेगा, उसका नाम रहेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इसको बनाया गया 1934 में, आचार्य नारायण देव ने इसको बनाया, जेपी जयप्रकाश नारायण ने बनाया, मिन्नू मसानी, ये सारे लोगों ने इनको मिलके बनाया। ठीक है, और ये कांग्रेस के अंदर में ही जो है वो काम करता था, दोनों का जो मीटिंग होता था वो साथ साथ ही होता था। मकसद यही था कि हमको आज़ादी मिलना है और भारत में समाजवादी राज्य का नींव रखना है जो किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधि करेगा, उसके आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ उसमें ज़मींदार लोग भी थे, तो अगर वहाँ पे हम मजदूरों का और जो है किसानों का मांग को रखेंगे तो हो सकता है कि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, इसीलिए अलग से एक पार्टी बना दिया गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो किसानों और मजदूरों पे मेन ध्यान देगा, समाजवाद को आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो कांग्रेस से मिल के ही काम करेगा, दोनों का मीटिंग साथ साथ ही हुआ करता था। ठीक है, और प्रिंसली एस्टेट जो है थे उसको ख़त्म करना है, जो आपका लैंड लॉर्डिज्म है मतलब जो आपका ज़मींदारी व्यवस्था है उसको ख़त्म करना है ना, और कैपिटलिज्म को ख़त्म करना, ये इसका मेन काम था। फिर बोल रहा है बोथ नेहरू एंड द बोस वेयर एसोसिएटेड विद द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो ये सही है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है 1928 में आपको नेहरू और बोस ने मिलकर बनाया था। मकसद यही था भारत में पूर्ण आज़ादी चाहिए और आपका जो आपका अर्थव्यवस्था चाहिए वो कैसे चाहिए, सोशलिस्ट चाहिए। ठीक है, और ये आपको नेहरू रिपोर्ट के पहले रखा गया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो फिर गांधी जी ने बोला कि नहीं अभी हम लोग को आज़ादी का डिमांड नहीं, अभी डोमिनियन स्टेटस का डिमांड करना चाहिए। फिर जो है सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने जो है उनके गांधी जी के डिमांड को रख लिया कि चलो ठीक है हम जो है टाइम देते हैं अंग्रेज़ को स्वीकार करने का अपना डिमांड डोमिनियन स्टेटस का, और अगर नहीं मानता है तो फिर हम जाके लाहौर सेशन किए, मतलब लाहौर सेशन में हम लोगों ने उनको टाइम दिया कि नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे। ठीक है, क्लियर, तो ये जो है वो सही है। फिर बोल रहा है लेबर स्वराज पार्टी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर फाउंड बाय द विट्ठल भाई पटेल, तो लेबर स्वराज जो पार्टी बनाया गया था वो 1925 में बनाया गया था। ये विट्ठल भाई पटेल नहीं थे, है ना, विट्ठल भाई पटेल आपको पता है ये आपको जो थे वो जो स्वराज पार्टी थे उससे जुड़े हुए थे, वो स्वराज पार्टी के नेता थे, और ये जो थे पहले व्यक्ति थे जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय जो है हमारा विधान परिषद में इलेक्ट होके आए थे, इंडियन थे। ठीक है, समझ में आया, चलिए उसके बाद तो ये लेबर स्वराज पार्टी से नहीं जुड़े थे, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे विट्ठल भाई पटेल। लेबर स्वराज पार्टी 1925 में बना था, जिसको बनाए थे मुजफ्फर अहमद ने, ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम ने और हेमंत कुमार सरकार ने बनाया था। ठीक है, लेबर का डिमांड को रखने के लिए, उनके स्वराज के लिए। ठीक है, इसलिए विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी से जुड़े थे, ना कि लेबर स्वराज पार्टी। ठीक है,
तो पूरा तीसरा तो गलत हो गया, ठीक है, तो आंसर आपका निकल गया 93 का सी। क्वेश्चन नंबर हम 94 देखते हैं। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट डिबेट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द लिंगायत एंड वीर शैवा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, हाल ही में हुआ लिंगायत और वीर शैवा के बीच में बहस हुआ, जिसमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बोल देखिए, लिंगायत और वीर शैवा दोनों जो है वो शिव के उपासक थे, और दोनों को हम लोग कभी कभी मिला के यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लिंगायत जो थे वो 12वीं सेंचुरी से रिलेटेड है। 12वीं सेंचुरी में एक कन्नड़ के कवि थे और समाज सुधार थे जिसका नाम था बसावा। ठीक है, तो बसावा से जो है वो लिंगायत आपका जुड़े हुए थे। वहीं वीर शैवा जो थे वो आपका 5 जो रिलीजियस सेंटर है उसके उपासक थे। तो वीर शैवा जो थे वो 5 पीठ के उपासक होते हैं, वहीं लिंगायत जो है बसावन के होते हैं, 12वीं सेंचुरी कन्नड़ के कवि होते हैं और धार्मिक समाज सुधार भी करते हैं वहाँ पे, उनसे रिलेटेड थे। लिंगायत जो थे वो किसको पूजा करते हैं? वो पूजा करते हैं आपका शिव का, जिसका कोई आकार नहीं होगा, ठीक है ना, और वो बॉडी में एक पहनते हैं, एक लिंग मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में एक मतलब लॉकेट टाइप का पहनते हैं, ठीक है, जिसका कोई आकार वकार नहीं होता है। तो बोल रहा है कि लिंगायत जो है वर्शिप करते हैं लॉर्ड शिवा एज ए फॉर्मलेस एंटिटी, निराकार मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। वहीं अगर हम वीर शैवा के बारे में बात करेंगे तो वो जो पूजा करते हैं एक शिव का मूर्ति होता है, उसका एक आकार होता है जिसके गर्दन के चारों तरफ जो है एक जो है सांप जो है लपेटा होता है। तो ये सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। फिर बोल रहा है कि लिंगायत डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम वेर आई वीर शैवा डू। तो ये भी सही है, लिंगायत जो है वो वेद को जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन वीर शैव जो है वो आपका जातिवाद और वेद को भी मानता है, और ये मानता है कि भेदभाव को भी वो समाज का मानता है। ठीक है, तो ये जो है प्लस लिंगायत जो है कोई मंदिर पूजा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन वीर शैवा करता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो आंसर जो होगा करेक्ट जो होगा वो 94 का आंसर क्या होगा दोस्तों? वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, वो करेक्ट है। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्ट ए रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कराची सेशन हुआ था 1931 में, जिसके हेड किए थे सरदार पटेल। वहाँ पे 2 बातों पे फोकस किया गया था, एक फंडामेंटल राइट पे एक प्रस्ताव लाया गया था, और एक आपको नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया गया था। इसको कराची प्रस्ताव भी बोला जाता है। ठीक है, और ये पहला आंदोलन मतलब हमारा जो है अधिवेशन था जहाँ पे बोला गया कि स्वराज का वास्तविक महत्व पब्लिक के लिए क्या है। ठीक है, इसने बोला कि अगर हम चाहते हैं समाज का जो शोषण है, समाज पे जो शोषण हो रहा है उसको ख़त्म करना, तो हम लोग को इकोनॉमिक लोगों को आज़ादी भी देना पड़ेगा वास्तविक रूप से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका कराची सेशन 95 का हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए फैजपुर सेशन को किसने हेड किया था? आपको जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू ने। हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन इसको किसने हेड किया था? इसको हेड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो हरिपुरा जगह है वो कहाँ पे है और त्रिपुरी जो जगह है वो कहाँ पे है। लाहौर सेशन आपको पता है ये आपका स्वराज से पूर्ण स्वराज से रिलेटेड था, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से। लाहौर नदी के लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पे, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने झंडा फहराया भी था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 96 का देखते हैं क्वेश्चन जो है। अच्छा ये बताइए कि त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया। ठीक, तो त्रिपुरी सेशन जब में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्षता किनको दिया गया था? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और सुभाष चंद्र बोस ने क्यों जो है रिजाइन कर दिया था? क्वेश्चन अब बोल रहे हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर सपोर्टेड बाय द बोथ ब्रह्म समाज एंड आर्य समाज। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों द्वारा समर्थित थे? देखो, ब्रह्म समाज का स्थापना जो किए थे वो आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1828 में, जो मानते थे कि भगवान जो है वो एक ही हैं। ठीक है, एकेश्वरवाद पे, और ये मूर्ति पूजा के विरोध करते थे और बोलते थे कि उपनिषद से ही लोगों को वास्तविक ज्ञान होता है, और जो शुद्ध जो हमारा हिंदुइज्म हिंदूवाद है वो उपनिषद से ही आया है।
और ये सती का विरोध करते थे, जातिवाद का विरोध करते थे, छुआछूत का विरोध करते थे और बाल विवाह और लड़कियों का विवाह का विरोध करते थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे आपका आर्य समाज का, तो आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 में आपका किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है ना, और कहाँ पे हुआ था ये आपका हुआ था आर्य समाज लाहौर और बम्बई में। ठीक है, और ये लोग बोलते थे कि उपनिषद तो ठीक है, लेकिन वेद को ये मानते थे कि वेद जो है वो इनफेलिएबल है, वेद जो है उसको ठुकराया नहीं जा सकता है। और ये लोग भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जातिवाद का विरोध करते थे और वेदों की ओर लौट चलो ये नारा देते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। तो बोल रहा है कि अपोजिशन तो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का दोनों विरोध करते थे, तो ये कॉमन चीज़ है, सही है। रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का दोनों विरोध करते थे, सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ द मोनोथिज्म, दोनों जो मानते थे कि भगवान जो है वो क्या है आपका एक ही है। ठीक है, केश्वरवाद, ये सही है। और विडो रीमैरिज को दोनों सपोर्ट करते थे, ये भी सही है। तो सही उत्तर हमको पूछ रहा है, तो क्या होगा, सभी के सभी सही है, तो डी जो होगा वो सही होगा, 96 का डी। क्वेश्चन नंबर हम 97 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1853 प्रोवाइडेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 को भी आया ही नहीं था। ठीक है ना, राइट, आया था क्या, नहीं आया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आता है, ये आपका आता है बताओ 1858 में, फिर 1919 में, है ना, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 1909 में भी आता है, ठीक, 1935 में भी आता है ना। तो 1853 में कोई आपका नहीं आया था। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड मैकाले ने रिपोर्ट दिया था, ठीक है, जिसको चर्चा किया गया था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। उसने बोला एक मॉडर्न सिविल सर्विस भारत में लाने के लिए, और उसी के सलाह पे जो है भारत में मॉडर्न सिविल सर्विस 1854 में आता है और सिविल सर्विस कमीशन भी बनता है 1854 में, जो ये बोलता है कि हम लोग को लंदन में एग्ज़ाम को करवाने के लिए। लेकिन आपको पता है शुरू में जो हमारा इंडियन एसोसिएशन होता है ना, जिसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसको लीड करते हैं, ठीक है, तो उन लोग डिमांड करते हैं कि नहीं एग्ज़ाम जो है वो दोनों जगह होना चाहिए। फाइनली जो है मॉडरेट जो रहते हैं उनके आपको सलाह पे, ठीक है, भारत में और इंग्लैंड में दोनों जगह एग्ज़ाम होने लगता है 1922 से। ठीक है, तो 1922 से होता है। 1853 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, मैकाले ने बोला था 1855 में 1854-55 में कि भाई एग्ज़ाम लंदन में ही सिर्फ होना चाहिए। ठीक है ना, और उसमें आपका ग्रीक लोगों को आना चाहिए और एज भी घटाना चाहिए, ऐसा बोला था। ठीक, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट बोल रहा है एचिसन, तो पहला गलत है, तो ये ऑप्शन चला गया, डायरेक्ट आपका उत्तर निकल गया 2 और 3 हमारा डायरेक्ट है। ठीक, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। बोल रहा है एचिसन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था टू प्रिपेयर ए स्कीम ऑफ एडमिशन ऑफ इंडियंस टू एवरी ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस। अब देखिए एग्जाम में आपको तीनों नहीं पढ़ना है, जब आपको पता है यार पहला गलत है तो आपका उत्तर निकल गया, तो फिर दोबारा उसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। चूँकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ फैक्ट को सीख रहे हैं, इसलिए बाकी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो एचिसन कमीशन जो अपॉइंट किया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि कैसे जो है भारत के लोगों को पब्लिक सर्विस में जोड़ा जाए। ठीक है, तो उसके लिए एचिसन कमीशन जो है वो 1886 में बना था सर चार्ल्स एचिसन के अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये कमीशन इसलिए बनाया गया था ताकि ये देखने के लिए कि क्या भारत के लोगों को लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो ये हमारा जो है वो सही है, 1886 में बनाया गया था। ठीक है, मतलब किसका समय था ये, लॉर्ड हमारा जो है आपका डफरिन का समय था, कांग्रेस का जब निर्माण हुआ था 1885 में, उस समय। फिर बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं 1919 में, उसमें न्यू रखा था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया था कि हम लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नॉट करेक्ट।
भीमराव अम्बेडकर के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक, बोल रहा है कि ही स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने जो है एक संस्था बनाया था जिसका नाम था, यह पार्टी बनाया था इंडियन लेबर पार्टी, और ये पार्टी अभी भी काम करती है। ये 1936 में बनाया था। ठीक है, ताकि जो लेबर हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनके चीज़ों को शामिल करने के लिए, खासकर श्रम वर्ग या फिर डिप्रेस्ड लोग, वंचित वर्गों के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट। फिर बोल रहा है कि ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, ताकि जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो वंचित वर्ग हैं, उनका बारे में जो है इंग्लैंड की नीति में जो भारत के लिए होगा उसमें उनका हित को बताया जा सके। तो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो जो है आपका दलित वर्ग के लिए, जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी उन्होंने डिमांड रखा था, क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट का, पृथक निर्वाचन का, जिसको पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंग्रेज के, मतलब अम्बेडकर के बीच में। फिर उन्होंने अपना मांग को वापस ले लिया और उसके जगत में संयुक्त पृथककरण आया, संयुक्त चुनाव का लड़ाई आया, प्रावधान ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक है, तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है ही नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कांग्रेस के कभी भी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बने। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट गलत है। बोल रहा है कि फॉर्म द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अभी हमने बताया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थे वो किसने बनाया था, वो बनाया था जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, और बाद में 1952 में इसको सोशलिस्ट पार्टी से मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जिसको जयप्रकाश नारायण लीड करते थे। ठीक है, और इसको किसान मजदूर जो प्रजा पार्टी थे उसमें भी जो है वो, अब देखिए 1952 में एक पार्टी बना था जिसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये दो पार्टी को मर्ज करके बना था। एक है सोशलिस्ट पार्टी और दूसरा है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी को लीड करते थे जयप्रकाश नारायण, और किसान मजदूर प्रजा पार्टी को लीड करते थे जेबी कृपलानी। दोनों ने मिल के जो है 1952 में एक नया पार्टी बना दिया। ठीक है, मतलब किसने में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा कि इन्होंने नहीं बनाया पार्टी, किसने बनाया, जयप्रकाश नारायण ने। तो वही हमारा गलत है, जो आपका नेहरू से रिलेटेड नहीं है, घा होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो स्थापित हमारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, ठीक है ना, बनाया था 1943 में। क्या बनाया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, तो उसके बारे में। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया था फ्री इंडिया के लिए, ठीक है ना, उस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम जो है ब्रिटेन के युद्ध में वार का घोषणा करते हैं और यूनाइटेड स्टेट के विरोध में, और उसको बाकी का जो एक्सिस पावर था, जर्मनी था, उन लोगों ने उसको पहचान दिया, इस सरकार को, प्रोविजनल गवर्नमेंट को। तो बोल रहा है कि इसने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसको जापान और बाकी जो एक्सिस पावर था उसने जो है उसको रिकॉग्नाइज किया। ये सही है। बोला इट वाज रिकॉग्नाइज बाय द एक्सिस पावर, ये भी सही है, एक्सिस पावर ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। फिर बोल रहा है ध्रुवीय शक्ति राष्ट्र जो बोलते थे, है ना। फिर बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस वाज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये भी सही है, सुभाष चंद्र बोस जो थे इस सरकार के हेड ऑफ द स्टेट थे, और अलग अलग उन्होंने वित्त मंत्रालय और युद्ध का जो मंत्रालय है वो भी अपने पास रखा था। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस जो था वो AC चटर्जी के भी पास था। पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा जो था वो AC अय्यर के था। लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में महिला कल्याण मंत्रालय था। ठीक है ना, और बहुत सारे आज़ाद हिंद फौज के जो ऑफिसर थे वो भी इसके कैबिनेट मंत्री बने थे। तो ये जो भी है सही है। तो कितने कथन सही हैं, तो तीनों के तीनों कथन सही है, ऑल 3 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन पहले कर लिए और 100 क्वेश्चन अभी कर लिए, तो 200 क्वेश्चन आपका हो गया। बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि द डच एक्सपेंशन इन इंडिया वाज मेनली मोटिवेटेड बाय द स्पाइस ट्रेड। तो डच लोग इंडिया में दोस्तों आए थे, वो 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, और मेन उसका जो उद्देश्य था वो भारत में जो मसाला जो भारत का फेमस था उसका व्यापार करना था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है अपना फैक्ट्री जो है भारत
में बनाया और पहला फैक्ट्री इन्होंने जो है कोरोमंडल तमिलनाडु में बनाया 1606 में। फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में उसी साल बना दिया। ठीक है, वो धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगे कि भाई हम मसाला, वो रिकॉग्नाइज करने लगे कि भारत का कपड़ा जो है हम का व्यापार हम करेंगे, इंडिया से भारत का कपड़ा लेके आएंगे। और जो स्पाइस आइलैंड थे वहाँ पे, स्पाइस आइलैंड मतलब मसाला का जो द्वीप जिसको बोले इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ उसको एक्सचेंज करेंगे। मतलब भारत से लेके आएंगे सूती कपड़ा और उसको इंडोनेशिया में मसाला से एक्सचेंज कर लेंगे। तो ब्रिटेन जो है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत से जो ये है सूती कपड़ा है वो ख़रीदेगी। ठीक है, फिर इंडोनेशिया में उसको जाके बेचेगी और उसको बदले में ले लेगा मसाला, और यही मसाला को वो इंग्लैंड में बेचेगी और यूज भी करेगी। ठीक है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा डच ने बहुत सारी फैक्ट्री बनाया था। पुलिकट में बनाया था, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का बॉर्डर है। कैम्बे में गुजरात में बनाया था। सूरत में, आगरा में, हरिहरपुर में, पटना में, दक्का में, उदयगंज में, चिंसूरा में, कासिम बाज़ार में, बड़ा नगर में, बालासोर में और नागपट्टनम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बोल रहा है कि द डच एक्सपेंशन इंडिया वाज मेनली मोटिवेटेड बाय स्पाइस ट्रेड। तो डच का जो भारत में विस्तार था वो इसलिए हुआ था क्योंकि मसाला से वो प्रेरित था। तो एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरा बोल रहा है द डच फाउंड इंडियन टेक्सटाइल टू बी वन ऑफ द बेस्ट कमोडिटी फॉर द एक्सचेंज विद द स्पाइस आइलैंड। तो ये भी सही है कि डच लोगों ने पाया कि भारतीय वस्त्र मसाला द्वीप किसको बोलते थे? इंडोनेशिया को बोलते थे, के साथ विनिमय के लिए सर्वोत्तम वस्तु में से एक है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरा पहले का एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। ठीक है, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा ख़त्म। ठीक है, तो ये आज हमारा क्लास नंबर दोस्तों 12वां था। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 200 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, और क्लास नंबर 11 में जो ऑडियो का थोड़ा इशू है उसको कल अपलोड कर लिया जाएगा। हम लोग आप मिलते हैं राइट परसों। ठीक है, कल या परसों फिर हम लोग आगे MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोले सर मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन तब आएगा वीडियो को जब सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।